हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू? क्या मेरी आवाज़ बदली बदली लग रही है? हाँ, बदली होगी। ठीक है, चलें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। 50 सवाल हो गए थे ना? यस। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 51 ऑनवर्ड्स हमें सॉल्व करने हैं। संकल्प बैच कब रीस्टार्ट हो रहा है? तुम अर्जुन बैच में आ चुके हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ जी, क्यों टेंशन ले रहे हो? पीटर पार्कर, हाउ यू व्हेन स्पाइडरमैन नेक्स्ट इज कमिंग? ठीक है। सोकर उठने के बाद नहीं सोया नहीं था मैं, थोड़ा जुकाम हो गया यार, सर्दी जुकाम। सर्दी बड़ी फर्जी चीज़ होती है। नाक से पानी गिरने लगता है। क्या बकवास चीज़ है। तो ऑफिस गया था, मास्क लगा के गया था आज। एनीवे, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा प्लीज। चलो, थैंक यू थैंक यू। चलो, टैक्स इम्पोज ऑन कोविड 19 ड्रग, उसको अगर 17.5% से कम कर दिया जाए तो कह रहा है जो न्यू डिमांड है वो 109 1/11% प्रीवियस डिमांड की तुलना में बढ़ेगी। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है रेवेन्यू में, और ये मानना है आपको कि टैक्स जो है वो प्राइस के प्रपोर्शनल है। कंसीडर टैक्स इज प्रपोर्शनल टू प्राइस। जरा सवाल करिए जल्दी से प्लीज। 39 क्वेश्चन में दिक्कत है, बाद में देखेंगे। ओके, इस सवाल को कितने लोगों ने सॉल्व किया? ऑलराइट, प्लीज सवाल करिए। बाकी लोग किसी भी चीज पर फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ सवाल पे ध्यान दें। ओके। वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम यार ठीक है, मतलब वॉल्यूम में यार मेरे यहाँ जो लेवल दिखाता है उसमें जो एक लाल रेखा है, मैं वहां तक बोलते बोलते जाता हूं। ठीक है, पहले ये सवाल करो सारे लोग, है ना? तो ये कह रहा है कि जो टैक्स इम्पोज्ड है वो कोविड 19 ड्रग पर है, वो 17.5% से डिक्रीज किया गया है। तो जो नया डिमांड है वो इतना प्रतिशत हो गया है पहले की तुलना में, यानी बढ़ा है। आपको बताना है परसेंटेज चेंज क्या होगा रेवेन्यू में इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर? सब लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज। कितने लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? क्योंकि यहां पर ना मेरे जो लेवल दिखाते हैं ना वॉल्यूम का, यार वहां काफी ज्यादा है। कान फट जाएंगे तुम्हारे और तेज करूंगा तो। देखते हैं। तो देखो, प्राइस है आपकी, और जो डिमांड है वो बेसिकली क्वांटिटी है। डिमांड यहां पर क्या है? क्वांटिटी है। और इससे क्या होता है? रेवेन्यू आता है ना? रेवेन्यू आता है। तो यहां पर एक तरह से आपसे बोला गया है कि रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज निकालो इन दोनों की वजह से। ये वैल्यू आपने किया है 17.5% से डिक्रीज कर दिया है, और जो क्वांटिटी है बेसिकली वो 9 1/11% से आपने इंक्रीज किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं +1/11। और ये 25 सत्ते 75 होता है, 2.5 × 7 है, और 2.5% 1/40 होता है, तो ये -7/40 हुआ है। यहां से आपको क्या करना है? नेट रेवेन्यू निकालना है। नेट रेवेन्यू निकालने के लिए आप कहोगे सक्सेसिव होगा, रेवेन्यू में जो बदलाव होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा। तो 40 तुम्हारा 33 हो गया, और +1/11 का मतलब 11 तुम्हारा 12 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 से ये 33 कट जाएगा,
इसको आप काटोगे तो 4 तियां 12 बनेगा और 4 धामा आपका 40 हो जाएगा। सही लिखा है मैंने कि 40 से एक चीज 33 हो जाएगी डिक्रीज, और प्रीवियस डिमांड से 1/11 कोई चीज बढ़ेगी, तो ये 11 आपका 11 जो होगा आपका 12 हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 10 आपका 9 हो गया, और 10 आपका 9 हो गया तो ये वैल्यू आपकी 10% रिड्यूस हो गई, 10% का डिक्रीज हो गया। क्लियर है कि नहीं? यस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑलराइट। बट यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दी हुई है कि टैक्स इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्राइस और टैक्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। इसको जरा मैं इवेल्युएट करना चाहता हूं थोड़ा सा कि टैक्स का मतलब क्या है, के टाइम्स प्राइस। जो भी आपकी प्राइस होगी उसका के टाइम्स के कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये आपका टैक्स है। तो जब इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो ये क्लियर है कि टैक्स अगर 17.5% से डिक्रीज हुआ है तो उतना ही परसेंट से तुम्हारा प्राइस भी डिक्रीज हुआ है। अगर इसी सवाल में ये रिलेशन ना लिखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, हमको नहीं मालूम। ये बात बहुत ध्यान से देखना, कई लोग इस सवाल को करते समय इस बात पर कोई गौर नहीं करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, क्या है ये। यही सबसे जरूरी स्टेटमेंट है। टैक्स इज के टाइम्स प्राइस, तो जितना प्रतिशत से टैक्स कम होगा इसका मतलब प्राइस भी उतने ही परसेंट से कम हुआ है। अगर ये लाइन यहां से हटा दिया जाए 90% लोग तब भी 10% ही आंसर मार्क करेंगे, जो कि गलत है। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हमारा टैक्स और प्राइस का रिश्ता हमें मालूम नहीं है। आपने टैक्स को रिड्यूस किया, प्राइस के साथ क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा? समझे? इस बात का विशेष ख्याल रखें। 7/40 ऐसा आया है बालक, 17.5% जो तुम्हारा होता है ये होता है -2.5% इंटू 7। -2.5% -1/40 होता है इंटू 7, तो ये -7/40 हो गया। बाकी पूरा गेम सक्सेसिव का है, जो कि मैं समझा चुका हूं कैसे होता है। प्रोडक्ट में जब चीजें होती हैं तो उनका सक्सेसिव ही बताता है कि प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। चावल का दाम आपने 32% से जब बढ़ाया तो एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, उन्होंने अपना जो खपत है प्रति महीने इस तरह से कम किया कि जो खर्च है वो 15.5% ज्यादा है पहले की तुलना में। 32% रेट बढ़ा है। अगर क्वांटिटी उतना ही कंज्यूम करते ये लोग तो 32% से खपत भी बढ़ती, मतलब खर्च भी 32% से बढ़ता, लेकिन कह रहे हैं नहीं, खर्च तो 15.5% से ही बढ़ रहा है, मतलब इन्होंने अपना जो कंजम्पशन है वो कम किया है। अब कह रहा है कि एक मेंबर अगर औसतन इतने किलो चावल पर महीने पहले खाता था तो नया बताना है कंजम्पशन क्या है राइस पर मंथ का हर मेंबर के द्वारा, और आपको यह भी दिया है कि एक मेंबर परिवार में और आ गया है, अब 4 की जगह 5 लोग हो गए हैं। तो आप कहोगे सबसे पहले एक बात ये बता दो कि अभी कितनी कुल खपत है, फिर तो औसत निकालना है, निकाल लेंगे, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। ठीक है, तो एक काम करो, आपको करना क्या है भैया, देखो फिर से वही चीज है, प्राइस है इनटू कंजम्पशन है, और ये क्या है तुम्हारा एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर हो गया। आप कहोगे इस वैल्यू को मुझे 15.5% से ही बढ़ाना है। 15.5% का जो इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा सर, ये वैल्यू आप कहोगे सबसे पहले कि ये +31%/2 है, फिर आप कहोगे इसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होगा वो 31/200 होगा। 31/2% को फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहां जाओ, जो प्राइस है आपकी वो 32% से बढ़ी है। ठीक है, और एक चीज देखना, 4 लोगों की बात की जाए तो जो कंजम्पशन तुम्हारा था वो 6.4 kg था 4 लोगों का, तो मैं अभी 4 लोग ही मान के चल रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं कि कोई बढ़ा है। ठीक है, तो 32% अगर ये बढ़ा है तो आपको पता है ये कितना बदलाव होगा, आप कहोगे 4% का मतलब होता है 1/25। किसी को कोई शंका नहीं? इसका 8 गुना करोगे तो 32% आएगा,
तो ये वैल्यू हो गई +8/25। यहां क्या हो रहा है अभी हमें नहीं पता, तो सक्सेसिव लगाएंगे। आप कहोगे इसका मतलब है 25 की चीज 33 हो गई। 8/25 का मतलब ये होता है 25 की चीज 33 हो गई। 31/200 का मतलब ये है कि फाइनली मेरा क्या हो रहा है, 200 मेरा 231 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब देखो ये 33 का 7 गुना है तो यहां 7 आएगा, और ये वैल्यू 25 का 8 गुना है तो यहां 8 आएगा। तो जो ये खपत वाली चीज है यहां से आपको साफ साफ दिखेगी कि 8 से 7 हो रहा है, एक की कमी आ रही है, यानी यहां -1/8 हो रहा है। तो खपत में 1/8 का रिडक्शन आएगा, कमी आएगी। अब आप यहां आ जाओ, आप कहोगे 1/8 कमी आने का मतलब यह है कि 6.4 kg था एवरेज 4 लोगों का। तो मैं अगर इसको 1/8 माइनस करूं, यहां से -1/8 करूं, तो आप कहोगे 10.8 किलो कम हो जाएगा। और 10.8 किलो अगर आप यहां से कम करोगे तो क्या 5.6 kg आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चा, ये 4 लोगों का है। आप कहोगे लेकिन अब 5 लोग हो गए हैं, तो टोटल निकालेंगे तो 4 से गुणा करके टोटल कंजम्पशन आ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये मेरा आंसर हो गया। 56 × 4 2.24 होता है, यानी 22.4 हो गया एक तरह से। और 22.4 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 4.48 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो 4.48 kg आपकी वैल्यू आ गई, 4.48 kg। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? फिर से समझा दूं मैंने क्या किया। मैंने कहा पहले हम 4 ही लोगों को मानेंगे, 4 लोगों के हिसाब से निकालेंगे तो औसत कितना हो जाएगा 5.6, बट 5 लोग हो गए तो नया औसत क्या होगा 5.6 × 4/5। 5.6 को 4 से गुणा करोगे टोटल आ जाएगा, और टोटल को 5 से डिवाइड कर लो, 4.48 kg आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया उत्तर। वही सक्सेसिव का इस्तेमाल है। यहां पर ये पता था, ये नहीं पता था, और ये रिजल्ट पता था फाइनल। तो हमने कहा दिस इंटू दिस ये मिलता है, दिस इंटू दिस ये मिलता है, दोनों को हमने लिख लिया। तो ये प्रतिशत बदलाव जो है 1/8 ये भी निकल गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ध्यान से देखें। एक परिवार है, वो 25 किलो चावल कंज्यूम करता है, राइस कंज्यूम करता है, और 9 किलो गेहूं कंज्यूम करता है। टोटल जो मंथली स्पेंड है वो 350 रुपया दिया हुआ है। राइस जो है उसका दाम 20% है गेहूं के दाम का, और अगर कह रहा है कि जो गेहूं है उसका दाम हम 20% से बढ़ाएं, तो प्रतिशत जो कमी आएगी राइस के कंजम्पशन में, गिवन दैट कि व्हीट का कंजम्पशन नहीं चेंज होगा, जितना गेहूं खा रहे थे वो उतना ही खाएंगे, लेकिन दाम बढ़ा, तो दाम बढ़ने से क्या होगा, अगर हमें कुल खर्चा सेम रखना है तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। गेहूं में कमी नहीं आएगी, लेकिन उतना ही अमाउंट स्पेंड करने के लिए जाहिर सी बात है चावल की कमी होगी। वही पता करना है कि चावल में कितना प्रतिशत का रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, देखिए एक चीज सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी शीट आपको मिली है क्लास में आने के पहले इन सवालों से जूझ के आया करो एक बार, क्योंकि मुझे क्लास में कई लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने ये शीट्स क्लास की नहीं देखी हैं। वो सीधा क्लास में आते हैं, सवालों को करने की कोशिश करते हैं। ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। जो सवाल है एटलीस्ट पढ़ के समझ तो लिया करो एक बार, कर भले ही मत पाओ, हाथ पैर मारो, फूटो फाटो, जूझ के आओ, जूझने की क्षमता बढ़ाओ अपनी, उससे फायदा होगा, क्लास में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अक्षय जी वो सब सपोर्ट की चीजें हैं, यहां आए हो तो पढ़ो। यहां आके आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए, सर सुबह वाली पीडीएफ नहीं मिली, नहीं मिली कोई बात नहीं, मिल जाएगी, लेकिन अभी का कीमती समय बर्बाद ना करें। ठीक है, अर्जुन बनना है तो फोकस रहना पड़ेगा आपको, जब पढ़ाई हो रही है क्लास में तो पढ़ो। चलो सवाल पढ़ते हैं। 25 किलो चावल, तो मैं यहां लिख रहा हूं राइस, यहां लिख रहा हूं व्हीट यानी गेहूं। ठीक, यहां क्या है 25 किलो, और यहां क्या है 9 किलो, तो ये केजी में वैल्यू है, और टोटल कितना है 350। एक चीज और भी आपको दी है, अगर ध्यान से देखो, कि जो राइस का प्राइस है वो व्हीट के प्राइस का 20% है।
है कि नहीं है? तो अगर आप इसको 5x मानोगे तो ये x है। एक अच्छी चीज ये है यहां से कि आप x की वैल्यू सीधे निकाल सकते हो। 25 और 45 कितना हो गया? 70x बराबर 350। सीधा आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5 रुपी पर केजी, मतलब 5 रुपीज, राइट, विच इज पर केजी ऑब्वियसली। तो x इज 5 और x अगर 5 हो गया तो फिर सारी वैल्यू निकल गई, ये 25 निकल गया और ये 5 निकल गया। एनीवे आगे देखो क्या करें। व्हीट की प्राइस को आप 20% बढ़ाओगे। एक बात बताओ, अगर इसको 20% आप बढ़ाओगे तो अभी 5 है, x की वैल्यू 5 है, यानी 25 है। मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे, ये 9 इंटू 25 है। तो 9 इंटू 25 में अगर इसकी प्राइस को आप 20% से बढ़ाओगे तो जरा बताओगे नई प्राइस क्या हो जाएगी? अगर मैं इस वैल्यू को 20% से बढ़ाऊंगा तो ये 5 से बढ़ेगी और 5 से बढ़ के 30 हो जाएगी, और मैं ये इतना ही रखूंगा। तो क्या इसकी कॉस्ट 270 हो गई? यस। टोटल कॉस्ट मुझे 350 ही रखना है भैया। तो जाहिर सी बात है अब चावल को सिर्फ 80 रुपए मिलेंगे, चावल को हमें सिर्फ 80 रुपए देने हैं। आगे ये कह रहा है कि राइस का दाम नहीं बदलेगा, तो राइस का दाम अभी भी एक्स ही रहना है, पहले भी एक्स था, अभी भी एक्स ही रहना है। हमें अब कैलकुलेट ये करना है कि भैया कितना परसेंटेज का गिरावट आ गया। तो आप कहोगे यहां पर जो वैल्यू है आपकी ये है 25 इंटू 5, और यहां पर जो वैल्यू 80 रुपए आई, इस 80 रुपए को अगर आप ठीक से लिखोगे तो ये आएगी 5 इंटू 16। ये रेट है, रेट सेम है, ये कंजम्पशन की कमी है। 25 से 16 हो गया, 25 से 16 होने का मतलब है हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100 से 64 हो गया। 36% का डिक्रीज किया हमने कंजम्पशन में राइस के, 36%। ओके, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। जब आप छोटे से बच्चे थे तो आप चल नहीं पाते थे, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे करके क्रॉल करने लगे। पहले तो क्रॉल भी नहीं कर पाते, पहले तो पलट भी नहीं पाते थे, जैसा लेटा दिया माँ बाप ने पढ़े हमें सही। फिर धीरे धीरे तुम पलटने लगे, फिर धीरे धीरे तुम चलने लगे, फिर धीरे धीरे तुम खड़े हो गए, फिर खड़े होके चलने लगे। आज देखो तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत है क्या? दन 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 करके चलते हो। हर चीज़ का एक फेज होता है, बट बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, बच्चे के अंदर बड़ा इनोसेंस होता है, वो ट्राई करता है। बड़े हो जाते हैं हम तो हमें सब जल्दी में चाहिए होता है। क्लियर और नॉट? यस, इट टेक्स टाइम। तो सवाल नहीं होता है जूझो, होगा 36%। सीट दीजिए। सुजीत जी क्या दिक्कत है भाई, कैसी सीट चाहिए तुमको? लोहे की कि स्टील की? है कौन सी सीट चाहिए? लोहे का रेट अलग है, स्टील का रेट अलग है, बताना, ऑर्डर देना, वो भी काम करता हूँ मैं, हार्डवेयर की दुकान है मेरी, देता हूँ आपको। HAL मैन्युफैक्चरर के 3 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं, H1, H2, H3, 3 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं। 5-4-2 के रेशियो में अगर 10% और 12% H1 और H2 के खराब हो गए प्रोसेस के दौरान, और 85% H3 के सेव हो गए, मतलब 15% खराब हुए, बाकी बचे एयरक्राफ्ट में 40% और 30% H1 और H3 के एक्सपोर्ट किए गए, जबकि 75% H2 के कंज्यूम हुए डोमेस्टिकली, यानी 25% एक्सपोर्ट किए गए। आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन बताना है, कितना प्रतिशत है टोटल प्रोडक्शन का। ये काफी अच्छा सवाल है। ओके, राम बाबू दास, नंबर सिस्टम समझ में आ जाता है, परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है। यही मैसेज में प्रॉब्लम है, क्लास के बीच में जब हम पढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हो समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ में आएगा? ठीक है, घुट्टी नहीं है सर, कोई मेहनत करनी पड़ेगी। जब समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहे हो, दिमाग बटा हुआ है तुम्हारा, ब्लॉक लगा रहे हो अपने अंदर, नहीं समझ पाओगे। फिर हमेशा एक ही एटीट्यूड होना चाहिए कि समझना है, देन समझ में नहीं आ रहा है, ना ना ना, समझना है। काहे नहीं समझ में आएगा? मत्था पढ़ो घर जाके, हार मान लोगे थोड़ा ना समझ में आएगा तुमको।
H1, सबसे पहले अपना एटीट्यूड सुधारो बालक, सबसे पहले सारे लोग ये जो निगेटिव एटीट्यूड है ना ये छोड़ दो और इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करो कि समझना है, ये बहुत जरूरी है। 5 4 2। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 10% डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें देखना है कितना बचा है। तो 90% बचा है, मैं इसका ऐसे वैल्यू लिखूंगा, बाद में कैलकुलेट करेंगे। 90% बचा है, इसका 88% बचा है और इसका 85% बचा हुआ है। ये सेव्ड है, बाकी तो डिस्ट्रॉय हो गए। अब जो बचे हुए हैं इसमें हमें अल्टीमेटली डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करनी है, तो मैं यहां डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करूंगा। इस बचे हुए का 40% एक्सपोर्ट हुआ है, तो 60% डोमेस्टिक कंजम्पशन। यहां 70% H3 का, 30% डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी 30% एक्सपोर्ट यानी 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन, और ये 75%। लेकिन ये 75% किसका? इसका और इसका। अब हमें निकालना है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कितना परसेंटेज है टोटल प्रोडक्शन का। टोटल प्रोडक्शन का ये वैल्यू कितना परसेंट आने वाली है, कैलकुलेट करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कैसे करने वाले हैं हम लोग। आपकी सहूलियत के लिए इन वैल्यूज को सबसे पहले कुछ मान लो। आप 50 40 20 भी मान सकते हो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, या आप 500 400 और 200 भी मान सकते हो। इसको 500 कर लो क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है, हम इसको 500 400 और 200 मानेंगे। जब हम 90% इसका लिखेंगे तो ये 9 पचे 45 यानी 450 होगा। 88 इंटू 4 176 होता है, 176 का डबल 252 होता है, 352 होता है। 85 ये आपका वैल्यू 170 हो गया। फिर आपको इसका 60% निकालना है। 60% अगर 45 का कैलकुलेट करोगे तो इसका 3/5 होता है, तो 9, इसका 450 का 3/5 निकालेंगे, मैं लिख देता हूं। तो ये करोगे तो 5 9 45, ये आपका 270 हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप 45 को 6 से गुणा कर लो, 45 दूना 90 और 90 तिया 270। इसका 75% निकालना है तो आप 3/4 करोगे, इंटू 352 करोगे। 4 8 32, 4 8 32, 88 इंटू 3 करोगे 252 आ जाएगा, यहाँ 252 लिख दो। 80 इंटू 3 240, 8 इंटू 3 24, 262 सॉरी, ठीक है। 70% आप इसका निकालोगे तो 17 इंटू 7 करोगे 119 हो गया आपका। तो ये जो वैल्यूज हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन की वैल्यूज हैं। ओके, क्लियर? तो आप इसका टोटल निकालिए और इसका टोटल लिखिए। तो ये हो गया 7 6 13, ये हो गया आपका 532, 532 और एक 651, ये आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन है 651। अब ये जो 651 है ये मुझे निकालना है कि 651 4 2 6 5 1100 का कितना परसेंट है, ये आपका आंसर है। तो 651/11। ये चीज क्लियर हो गई कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन सी करेक्ट होगा मेरा, क्योंकि 60% से कम है ये। 60% कितना होता है? 11 इंटू 6 करते 66 आता, तो उससे कम है हल्का सा, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, वो है सी ऑप्शन। आप डिवाइड करना चाहो तो आप कर लो यहां से, तो आप कहोगे 11 पचे 55, 101 बचेगा, 11 9 99। ओके, 11 पचे 55 हो गया, 10 बचा, 11 9 99, और यहां आपका आ रहा है 2/11%। तो यहाँ ये 4/11 आ रहा है, तो कुछ कहीं गलत लिखाएगा, एक बार देख लेना। 264 होगा ना? हाँ, यही मैंने कहा ना, दो थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, बट एनीवे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 653 आ जाएगा, डेटा थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ मैं। 653 बटे 1100 है, परसेंटेज करोगे तो ये इतना हो जाएगा, 653 है 59, 4/11 हो गया। सी ऑप्शन। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, से यस। ओके, समझ में आ रहा है सभी को?
क्लियर है? अब मैं इस सवाल को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। सवाल में इसने बोला था कि ये रेशियो है एयरक्राफ्ट का, फिर बोला यहां 10% खराब हो गए तो 90% सही है, यहां 12% खराब हो गए तो 88% सही है, यहां 85% सही है, सेव्ड है मतलब सही है। फिर बोला इसका 40% एक्सपोर्ट हो गया तो डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना होगा? 60%। किसका? इसका। इसका 40% एक्सपोर्ट हो गया तो इसका 60% डोमेस्टिक कंजम्पशन है। यहां आपको सीधा दिया हुआ है कि 75% डोमेस्टिक कंजम्पशन है, यहां दिया हुआ है कि भाई 30% एक्सपोर्ट हो गया तो 70% इसका डोमेस्टिक कंजम्पशन है। फिर पूछा कि टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना परसेंट है, यही पूछा गया तुमसे। तो मैंने इसको कहा 500 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 200 रेशियो दिया हुआ था, मान लिया। फिर ये 450 हो गया, 352 हो गया, 170 हो गया। फिर हमने इसका 60% निकाल लिया, इसका 75% निकाल लिया, इसका 70% निकाल लिया, तीनों को जोड़ दिया, 653 आ गया। यहां टोटल जो है 1100 है, उसका कितना परसेंट है कैलकुलेट कर लिया, बस। ठीक है, समझ में आया? दैट्स द क्वेश्चन। अब कई लोग तुरंत ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या इतना बड़ा सवाल एग्जाम में आएगा। मैंने आपको कई बार बोला है कि कभी भी सवालों को जो क्लास में होते हैं इस तरह से जज ही नहीं करना है आपको कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग गणित सीख रहे हैं। अब देखो इसमें फंडामेंटल्स का यूज हुए हैं। फंडामेंटल्स यूज हुए हैं कि एक परसेंटेज फिर उसके बाद उसका परसेंटेज, एक परसेंटेज फिर उसका परसेंटेज। और जरा यहां पर ध्यान से देखो कि जो डेटा सेट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। 10% है तो यहां 90 लिखना है क्योंकि कितना बचा है। इससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो द पर्पज ऑफ द क्वेश्चन इज डेवलपिंग योर थॉट प्रोसेस। क्लियर? देखिए पहली बात 3 चीजें समझना। हर सवाल में आरएसएम की तलाश मत करो, ये गलत तलाश है, ये डोपामीन है। डोपामीन का मतलब जानते हो क्या है? हिट चाहिए आपको, हिट। हर सवाल में पहली बात तो संभावना नहीं होती है। ठीक है, दूसरा अभी आप बिल्कुल छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे को दौड़ाया नहीं जा सकता है। अभी आप बहुत लिमिटेड हो, आप सिर्फ परसेंटेज टॉपिक के ज्ञान से आपको ज्ञान मिला है थोड़ा सा बस। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एवरेज है, देन मिक्सचर्स है, देन रेशियोज हैं, अभी उनका ज्ञान ही आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी आप छोटे से बच्चे हो, वो जो अभी जमीन पे लेटा हुआ है, अभी ज्यादा गोते नहीं खा सकता हो। ठीक है, तो थोड़ा सा लिमिट में रह के अभी चलना है, लिमिट में रह के चलो। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, धीरे 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 धीरे। समय आएगा जब आपको आरएसएम ज्यादा मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी आप लिमिटेड हो, दायरे में हो, और हर सवाल में संभव ही नहीं है बालक। ठीक है, एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट के 237 नंबर आते हैं और वो 2.4% से फेल हो जाता है। मैक्सिमम मार्क क्या होंगे स्टूडेंट के? अगर 34% मार्क पास होने के लिए रिक्वायर्ड है तो जरा इसको सॉल्व करिए। फेल्ड बाई 2.5%। ओके, ये 34% है, इसको मिला कितना? 237। तो डेटा आपको ये दिया है कि 34% माइनस 2.4 परसेंटेज में आपको दिया है 237 के बराबर। 31.6% आपका जो है वो 237 के बराबर है। 100% आपको निकालना है। ओके, एसएससी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन भी करवाइए सर। दीपक जी, मैंने आपको कुछ बोला था, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मुझे पढ़ाने दो। ऑन डिमांड अगर खेल खेलने लगोगे ना तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा मेरा। अगर मास्टर के ही 100 मास्टर हो जाएंगे क्लास में तो मास्टर क्या ही पढ़ाएगा फिर। ठीक है, थोड़ा मेरे साथ चल लो अगर चलना है तो। मतलब ये सब हो रहा है, ये क्या है? मतलब ये नौटंकी चल रही है क्या यहां पर? मेरा काम है तुम्हारे फंडामेंटल्स को मजबूत करना बच्चा। अगर तुम्हारे फंडामेंटल मजबूत होंगे तो तुम एसएससी में आए हुए सवालों की धज्जियां उड़ा दोगे। बट तुम्हें एसएससी के सवालों को ही रटना है तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ फिर?
फिर मुझे टाइप वाइज पढ़ाना पड़ेगा, मीठा मीठा बोल के पढ़ा दूंगा मैं। तुम्हें लगेगा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने करा दिया, हर टाइप वाइज क्वेश्चन करा लिया, बाहर जाके भी तुम घंटा बजाओगे कि रेमो सर बहुत अच्छे हैं, पर एग्जाम के बाद भी घंटा ही बजाओगे ऐसे। ये भी ध्यान रखना तुम मेरी बात को। अगर मेरे पास आए हो तो मुझे पढ़ाने दो सर प्लीज। ये सब क्या चल रहा है यहां, ये ड्रामा नौटंकी चलती है क्या क्लास में? ये जो एक्सपेक्टेशन मिसमैच है ना आपकी, गलत जगह आए हो आप। वहां जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए, गलत जगह आए हो। मुझे उन लोगों को पढ़ाना है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो वाकई में मेरी बात मानेंगे, उनको मैं बना दूंगा जो बनाना है। लेकिन जिन्हें मेरी बात ही नहीं सुननी है, उनको उनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक पके हुए घड़े को ना नया शेप नहीं दिया जा सकता है सर, कच्चे घड़े को ही शेप दिया जा सकता है। मेरे यहां वो उस लड़के के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है जो बिल्कुल नया आता है, जो कहीं इधर उधर भटका नहीं है बच्चा, सीधा आ गया यहां पर, आग लगा देगा वो एग्जाम में, बता रहा हूं आपको, देख लेना तुम। पके हुए घड़े बड़े मुश्किल होते हैं, जैसे ही चोक बजने लगते हैं टन 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 टन, ठीक है। एक लड़का सुबह कह रहा है सर वो वाले टीचर जितने आसान आसान सवाल कराते हैं क्या उससे एग्जाम हो जाएगा? अबे मैंने कहा तुमने कोर्स मेरा लिया है, फिर उन वाले टीचर के पीछे कहां घूम रहे हो तुम? हद हो गई। अब मैंने जिम्मेदारी ली है क्या उनकी कि वो वाले टीचर आसान आसान करा रहे हैं तो वैसा एग्जाम में आएगा कि नहीं? मुझे क्या पता क्या करवा रहे हो। टाइम पास करना है, टाइम पास करिए, बाहर जाइए, मौज करिए, क्या एग्जाम की तैयारी वारी कर रहे हो तुम लोग? चलो इसको डिवाइड करो यार। डिवाइड करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। तो देखो जरा, ये वैल्यू आपकी किससे डिवाइड हो रही है, कोई बताएगा मुझे? कोई कॉमन वैल्यू खोजो जिससे डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो सबसे पहले इसमें हिंट लगाना होता है, मेरा आंसर क्या हो सकता है। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7 से 8, बी ऑप्शन। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7 से 8 के बीच में वैल्यू होगी और आंसर आ गया तुम्हारा बी। ऑलराइट, देखो ध्यान से, डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 7 से 8 के बीच में आंसर होगा बी ऑप्शन। नहीं डिवाइड करेंगे। अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो देखो, जैसे तुमने देखा 7 से 8 के बीच में है, और मान लिया 2 ऑप्शन होते 708 के बीच में, एक 780 भी होता। अगर ऐसा होता तो हम इसका इस्तेमाल करते। आप कहते 750 आने का मतलब क्या है? मुझे यहां 75 दिखना चाहिए, और 75 मुझे तभी दिखेगा जब इस वैल्यू का मैं 3/4 वेरीफाई करूं किसके बराबर है। करके देखो, 4 79 इंटू 3 आ रहा है 237, यानी ये वैल्यू इसका एक तरह से 3/4 है। मैं जीरो पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ डिजिट्स पे। इसका तुम अगर 3/4 करोगे तो तुम्हें दिखेगा, हो गया आंसर। 3/4 का मतलब होता है 0.75। हाँ जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 56। एक गांव में 60% फैमिली जो है वो गेहूं उगाती हैं, 30% फैमिली चावल उगाती हैं और 15% फैमिली दोनों उगाती हैं, व्हीट और राइस। अगर 176 फैमिलीज कुल मिला के हैं तो बताना है कितनी फैमिली दोनों नहीं उगाती है। डू नॉट ग्रो ईदर का मतलब दोनों नहीं उगाती है ना, ये आपको निकालना है। देखिएगा ध्यान से। तो 60% फैमिली ये हो गई, 30% फैमिली ये हो गई, और आपको दिए 15% दोनों। तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ आपका 60 हो गया, यहाँ 60% लिखो, और यहाँ पर वैल्यू आप लिखो 30%। और आपको निकालना है कि 176, राइट, 176, और आपको वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। 1 मिनट यार रुको, फोन पता नहीं किससे ऑन रह गया। हाँ जी, 60, 30, 15। अब इसका टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60 + 30 बनता है, माइनस क्या होता है आपका 15 होता है, 90 - 15 क्या होता है 75। 75%
आपका 176 के बराबर है? नहीं। यस। हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट ग्रो इधर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, 75% जो वैल्यू आई वो आई कि कम से कम एक उगाते हैं। 25% कौन से लोग हो गए? जो कुछ नहीं उगाते हैं। तो 176 जो टोटल फैमिली है उसका 1/4 निकाल लो। 25% कुछ नहीं उगाते हैं, 1/4 निकाल लो उसका। 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया आंसर आपका। एलिगेशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरा, यहां पर आपको समझना है कि ये सेट्स का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का सवाल है। दिस क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम, देयर इज सम कॉमन एलिमेंट इन बोथ, 15%। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके और इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल नहीं है, बट अभी परसेंटेज के दायरे में रह के आपको सिर्फ यही देखना है बस, और कुछ नहीं। सीधा सा सवाल है, पहले हम निकालेंगे कितने परसेंट कम से कम एक उगाते हैं, उसके बाद इतना कुछ नहीं उगाएंगे, तो एक टोटल 176 फैमिली है, उसका 1/4 निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल। एक ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें P% जो स्टूडेंट हैं वो पास होते हैं एग्जाम। अगर पास स्टूडेंट में G% लड़कियां हैं और फेल्ड स्टूडेंट में B% बॉयज हैं, लड़के हैं, परसेंटेज ऑफ पास बॉयज ओवर फेल्ड गर्ल्स इज। एलिगेशन कैसे लगेगा? एलिगेशन मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, तो मैं कैसे बता दूं कैसा लगेगा? ठीक है, हाउ, आई डोंट नो। बता दीजिए, और अभी नहीं बता सकते सर, थोड़ा थोड़ा काबू रखना पड़ेगा आपको, प्लीज काबू रखिए थोड़ा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ज्ञान चच्छू जो तुम्हारे हैं उनको भी काबू में रखो। ठीक है, समय आने पे धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, इनलाइटनमेंट होगा तुम्हें आगे चल के। P% स्टूडेंट क्लास के पास होते हैं, पास स्टूडेंट में G% लड़कियां हैं और फेल्ड स्टूडेंट में B% बॉयज हैं। परसेंटेज ऑफ पास बॉयज ओवर फेल्ड गर्ल्स इज। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखिए। P% क्या है आपके? ये क्या है? स्टूडेंट पास करते हैं कि एग्जाम को। P% अगर एग्जाम को पास करते हैं, मान लेते हैं टोटल आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, लेट से P% ने पास किया, तो P ने पास किया, 100 माइनस P क्या हो गया? फेल हो गए। ये पास हो गए और ये तुम्हारे फेल हो गए। यस। अच्छा, जो पास हुए उसमें G% लड़कियां हैं और फेल में B% लड़के हैं। आपको पास्ट बॉयज निकालने हैं। अच्छा अच्छा, पास्ट बॉयज ओवर फेल्ड गर्ल्स का परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पास में आपको दिया है कि G% लड़कियां हैं, तो आप बता सकते हो कितने लड़के हैं पास में। तो आप कहोगे P में 1 माइनस G/100 करेंगे अगर, तो इतने लड़के पास होंगे। P टोटल पास है, G% अगर उसमें से लड़कियां हैं, तो टोटल में से हम 1 माइनस G% घटा दे रहे हैं, तो P इंटू 1 माइनस G/100, ये लड़के पास हैं, ये बॉयज हैं पास। दूसरा क्या है? लड़कियों में फेल लड़के B% है, तो फेल लड़के अगर B% है तो फेल लड़कियां कितनी होंगी? 1 माइनस B/100 इंटू 100 माइनस P। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है आपको, इसका इससे रेशियो निकालना है। तो सब सामने लिखा हुआ है, देख लो, उत्तर आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 100 माइनस G इंटू P, और 100 नीचे से आएगा क्योंकि नीचे क्या है? 200 है, और यहां आपको मिलेगा 100 माइनस B इंटू 100 माइनस P। देख लो कहां लिखा हुआ है, 100 इंटू 100 माइनस G इंटू P अपॉन 100 माइनस B इंटू 100 माइनस P, सी ऑप्शन। एक और आ गया, देखो, क्वांटम कैट लेवल 1 लेवल 2 बनाइए सर। हाँ, अभी बनाएंगे किचन में जाके ना, क्वांटम कैट कहीं रखी होगी, बना लेंगे, उसी की सब्जी बना खाएंगे आज। ठीक है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो अबाउट इट। समझे क्या हुआ है? बहुत सीधा सा सवाल है। वेरिएबल में जब क्वेश्चन आएगा
जान निकल जाएगी तुम्हारी। नंबरों में खेलना तुम्हें आता है, वेरिएबल में सवाल आ गया क्या। p% पास, 100 माइनस p फेल। फिर बोला g% इसमें से लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, 1 माइनस जी बाई 100 इंटू पी। फिर 100 माइनस p है, इसमें कह रहा है b% लड़कियां हैं, तो 1 माइनस b% करोगे आप ना इस तरह से, 1 माइनस बी बाई 100 इंटू 100 माइनस पी, तो ये आपके लड़कियां हो गई। इसका इससे परसेंटेज निकालना है, तो इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। बट क्या ये उत्तर सही है, क्या ये उत्तर सही है? यस, बिकॉज द 100 दैट इज देयर, ये 100 कटा, बट जब परसेंटेज निकालोगे तो वो जो इंटू 100 करोगे ना, वो यहां लिखा मैंने। ओके, एज्यूम करने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज है। जब भी नन ऑफ दीज होगा तो सारे शॉर्टकट को ना अपने ऐसे जेब में डाल लेना चुपचाप, बिकॉज एज्यूम करके सॉल्व करोगे, सी मैच भी करेगा तो भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये सही है, क्योंकि नन ऑफ दीज मौजूद है। जब नन ऑफ दीज मौजूद है तो कोई चीज शॉर्टकट आपका नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा आप, तो नहीं एज्यूम कर सकते वैल्यूज को। दूसरा, ये मैंने क्या लिखा है, ये बहुत आसान चीज है। 100 माइनस पी में पहले देखो इसको, पी पास है, g% उसमें लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, आप p में से g% घटा रहे हो, बस इतने लड़के होंगे। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस जी बाई 100 इंटू पी। फिर ये जो 100 माइनस पी है, इसमें से मैं b% माइनस कर रहा हूं, तो हमें ये मिल रहा है कि कितनी लड़कियां फेल हैं। तो 100 माइनस पी में जब b% घटाओगे तो 1 माइनस बी बाई 100 से गुणा हो जाएगा कि नहीं, पढ़ाया है ना तुम्हें, परसेंटेज डिक्रीज। यहां तुम्हारा p है और उस पास में से तुम g% लड़कियों को घटा दो, तो क्या मिलता है तुम्हारा, p इंटू 1 माइनस जी बाई 100 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये तुम्हारे पास लड़के हो गए, ये तुम्हारा फेल लड़कियां हो गई, हो गया आंसर। परसेंटेज डिक्रीज हुआ है b% का बस। 58वां सवाल देखो, एक इम्तिहान में एक स्टूडेंट को 36.2% नंबर मिले और वो फेल हो गया 45 नंबरों से। दूसरा स्टूडेंट जो है 49% नंबर मिले और वो पास हो गया एग्जाम 51 नंबरों से, मोर देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। आपको बताना है कि पासिंग परसेंटेज क्या है, आपको बताना है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। देखो 36.2 वाला 45 नंबर से फेल हो गया, 49% वाला पास हो गया और उसके मिनिमम मार्क्स से 51 नंबर ज्यादा हैं। तो कहानी कुल यूं है कि यहां कहीं पासिंग मार्क होंगे। एक आदमी 45 नंबरों से पीछे रह गया है, उसके 36.2% है, ठीक है। एक आदमी 49% नंबर लाया है और वो पास हुआ है 51 नंबरों से, ठीक है, 51 नंबरों से पास हुआ। अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये आएगा 96, और इन दोनों का जो आपस में परसेंटेज में अंतर है यह है 12.8%। तो 12.8% आपका 96 के बराबर हो गया। मुझे निकालना है कि ये पासिंग परसेंटेज क्या है, व्हाट इज दिस। तो ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं 48 निकालता हूं मैं, आधा कर दूं तो ये 6.4% हो गया। आप कहोगे मुझे अगर 45 का परसेंटेज इक्विवेलेंट निकल जाए तो बात बन जाए, निकाल लेते हैं। कैसे, आप कहोगे इस वैल्यू का अगर मैं 1/16 घटा दूं तो 3 घटेगा, ये 45 हो जाएगा। यहां इसका 1/16 घटा दो तो 0.4 घट जाएगा, ये वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के 45 6% के बराबर आ गया, और 6% आया तो ये वैल्यू होगी तुम्हारी 42.2%। सी ऑप्शन। डरो मत, मैंने क्या किया है फिर से दिखा दूंगा। आप करो 96 तुम्हारा 12.8% के बराबर है, तो 45 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, आप कहोगे 12.8 बटे 96 इंटू 45%, ये होगा। अब इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड कर सकते हो आप, 32 से। ये 32 यहाँ 96 है और ये 32 चौका
कितना है 32 इंटू 4.4, 3 इंटू 15 हो गया, 15 इंटू 0.4 6% हो गया। तो ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में 6 है, 6 यहां जोड़ दो, ये वैल्यू आ गई। जितने भी लोग बोले समझ नहीं आया, पहली चीज आप ये इंश्योर करो कि आपको जब मैं सवाल समझाता हूं तो आप वाकई में पूरे टाइम समझने की कोशिश करते हो। मोबाइल में कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस आ गए बीच में, भटक गए। भटकना नहीं है बालक, पूरा फोकस रखो ताकि मेरी एनर्जी थोड़ी बचे। ठीक है, इस सवाल का जो लॉजिक है, इसमें पहली बात तो लॉजिक नया नहीं है, इसको मैं पूरा केस समझा चुका हूं थियरी में, बिल्कुल सेम चीज समझा चुका हूं। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये 96 12.8% के बराबर है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया, तुमने थियरी नहीं पढ़ी, पहली बात। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि 45 कितने परसेंट के बराबर है, तो ये 6% के बराबर आ गया। तुम्हें अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो घर जाके समझना। दूसरा तरीका भी तुमको लिख के दिखा दिया है कि 96 यूनिट 12.8% के बराबर है, तो 45 यूनिट किसके बराबर है, 6% के बराबर है। 45 अगर 6% के बराबर है, इतना मिला था, इतना और मिल जाए तो पास हो जाइए, आंसर आ गया आपका। ये बादल यादव क्यों बरस रहा है यार चैट में, चैट में बरसे जा रहा है। अरे भैया बाद में पूछ लेना। IBPS PO का रिजल्ट आ गया, दिल और नीला भवानी शंकर एक क्लास में बैठ के, अच्छा आपका क्लियर हो गया तो आपको डांटूंगा नहीं, बहुत बहुत बधाई। बट क्लास में बैठ के नोटिफिकेशन खोल के बैठे रहते तो तुम लोग यार, दया करो थोड़ा हमारे ऊपर। खैर बधाई हो आपको। ठीक, आपका हो गया तो मिठाई उठाई खिला दो। ठीक है, चैट में जो तुम्हारे दोस्त हैं इनको मिठाई उठाई खिलाओ। अजी आपकी नौकरी लगी है, तो इसकी तो बहुत खुशी बनती है यार। थैंक यू बताने के लिए। आह, दूसरे पार्ट में अगर पासिंग मार्क दिया होता, टोटल निकालने की कोशिश करते और क्या। ठीक है, 59वां देखो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, उसमें जो लड़कियों की स्ट्रेंथ है वो इतना है लड़कों की तुलना में, 16% लड़कियां और 12.5% लड़के हो गए फेल। बताओ परसेंटेज स्टूडेंट जो पास होंगे वो कितने हैं। अब इस सवाल का मैं RSM आपको बता सकता हूं, क्योंकि 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 यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक एवरेज का इस्तेमाल है। देखो पहले तो रेशियो से भूल जाओ, यहां 16% फेल है लड़कियां, तो 84% लड़कियां पास हैं। 12.5% लड़के फेल हैं, तो 87.5% लड़के पास हैं। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो कहीं बीच में आंसर होगा, 84 से 87.5 के बीच में। 84 से 87.5 के बीच में कोई उत्तर ही नहीं है, ए है, तो ए सही होगा। यहाँ बेसिक औसत का इस्तेमाल है, तो आप यहाँ RSM लगा सकते हो कि दो संख्याओं का औसत उन्हीं के बीच में कहीं होता है। तो अगर मुझे नेट पास निकालना है, कितने परसेंटेज पास हुए हैं, अगर नेट निकालना है मुझे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 84 और 87.5, जो लड़कियां पास हैं 84%, जो लड़के पास हैं 87.5%, उनके बीच में कहीं घूमना है। बाकी कोई भी नंबर उनके बीच में नहीं, एक्सेप्ट के वही सही है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर तरीके पे। 84 87.5, छोड़ो। अच्छा एक पहले देखो, 156.25% होगा कितना, आप कहोगे 150% प्लस 6.25%, 3/2 प्लस 1/16, कंबाइन करो, यहां हो गया 16, 24 और 25/16, राइट। ये हो गया फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो गर्ल्स और बॉयज का जो अनुपात आ गया तुम्हारा, वो आ गया 25 और ये आ गया तुम्हारा 16। अब देखिएगा, कह रहा है इसका 16% फेल हुआ है, तो मैं निकालूंगा 16% ऑफ 25, फेल निकाल लेते हैं। इसका 12.5% फेल हुआ है, तो 12.5% ऑफ 16, ये हो गया 2,
ये हो गया 25 का 16% इज इक्वल टू 25% ऑफ 16, तो ये हो गया तुम्हारा 4, 4 2 6। तो टोटल यहाँ कितने लोग हैं भैया? 41 लोग हैं, गर्ल प्लस बॉय 41, इसमें से 6 फेल हो गए, 35 पास हो गए। आप 6 ऊपर लिखो, पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज फेल कितने हैं, 100 में से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप खुद यहां से देखो कि ये वैल्यू जो होगी ये लगभग 15% के पास है। अगर ये 40 होता तो ये 15% होता, अगर ये 40 होता तो ये 15% होता, होता कि नहीं होता? 6 40 का कितना परसेंट है? 15% है। 1/40 ढाई होता है, 2.5 × 6 15% होता है। तो मेरा आंसर 15% से तनिक सा कम होगा। तो फेल होने वाले लोग 15% से तनिक कम हैं, तो पास होने वाले लोग क्या होंगे? 85% के आसपास होंगे, और ये अगर तनिक कम है तो तनिक ज्यादा होंगे, 85% से तनिक ज्यादा। तो तनिक ज्यादा क्या होगा? ए ऑप्शन। डिवाइड करना है तो करो, 600/41 को डिवाइड करो, आई डोंट केयर, विल गेट द आंसर। 14 दशमलव कुछ आ जाएगा, उसको घटाओगे 100 में से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। 156 क्यों दिया है सवाल में? दिया है, ऐसा लगाओगे तो लगाना है। देखो औसत का जो नाम ही देखो, औसत, औसत का मतलब क्या होता है? जरा औसत की फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करो। औसत, औसत का मतलब है समवेयर इन द मिडिल, नॉट एग्जैक्टली मिडिल, दैट डिपेंड्स ऑन ए कंडीशन, बीच में। जैसे मैं कहूं एक शहर है, उस शहर में सारे लोग की हाइट जो है वो 6 फीट से ज्यादा है, और फिर मैं तुमसे बोलूं उस शहर का जो औसत ऊंचाई है वो 5.5 फीट है, मार डालोगे तुम मुझे तुरंत ही, तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में एक उबाल मचेगा कि ये तो लॉजिकली गलत है यार। अगर सब 6 फीट के ऊपर हैं हाइट में, तो औसत उसका 5.5 फीट कैसे हो सकता है? औसत का मतलब ये होता है समवेयर इन द मिडिल, राइट? औसत इज ऑलवेज बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू समवेयर। अगर 100 वैल्यूज भी तुम ले लो, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, औसत कहीं बीच में होगा, कहीं बीच में, कहां मुझे नहीं पता, कहीं बीच में ही होगा। एक शहर में मान लिया, तुम्हारे गांव की बात कर लेता हूं, तुम्हारे गांव में मान लो जो सबसे छोटा आदमी है वो मान लेते हैं 4.5 फीट का है, और जो सबसे ऊंचा आदमी है वो 6.5 फीट का है। जो औसत होगा वो 4.5 से 6.5 फीट के बीच में ही होगा, कहीं कितना होगा नहीं पता, होगा बीच में। औसत 4.5 फीट से कम नहीं हो सकता, औसत 6.5 फीट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो नेचर ऑफ एवरेज इज इन ए वे कि वो हमेशा कहीं बीच में होता है, कहीं होता है। यही लॉजिक यूज करके सवाल को आप डायरेक्टली लगा सकते हो, और एसएससी में आए हुए बहुत सवाल हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखोगे कि इस लॉजिक से हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इस लॉजिक के हिसाब से नहीं बिठाया गया है। ठीक है, तो यहां ये नहीं सोचना है कि लड़कियों की तरफ झुकेगा औसत या नहीं, वो बात की बात है, वो औसत में पढ़ेंगे हम। अभी आपको ये पता है कि औसत इन्हीं के बीच में होगा कहीं, अब इनके बीच में जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, तो वो सही हो गया। ओके, 60 नंबर का सवाल देखो यार। एक इम्तिहान में 40% लड़के फेल हो गए गणित में, 50% अंग्रेजी में फेल हो गए, 30% हिंदी में फेल हो गए, 25% स्टूडेंट मैथ और इंग्लिश में फेल हो गए, 15% बच्चे जो है इंग्लिश में फेल हो गए, हिंदी में फेल हो गए, 22% लड़के जो है मैथ और हिंदी में फेल हो गए, 13% जो है तीनों में फेल हो गए। कितना मनहूस सवाल है यार, फेल फेल फेल, पिछला सवाल भी फेल। हाँ, पूछ रहा है कितने पास हुए, यस यस यस, चलो एक जगह तो पास आया। मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। मैथ में क्या है 40%, तो ये हो गया तुम्हारा 40% का साइन नहीं लगाऊंगा। इंग्लिश में 50, हिंदी में 30। अच्छा देखो, ये वेन डायग्राम किस चीज का बना रहा हूं? फेल लोगों का। फेल मतलब जो एटलीस्ट एक विषय में फेल हुए हैं,
जो यहां नहीं है, जिनको यहां जगह नहीं मिली, वो कौन से लोग हैं? वो इज्जतदार लोग हैं जो किसी विषय में फेल नहीं हुए। बाकी सब जितने लोग फेल हैं उनकी महासभा यहीं पर है, कहीं भी किसी विषय में फेल है वो यहां है। पास होने वाले लोग तो इस सभा में ही नहीं, जो तीनों पास हो गए उनको यहां जगह नहीं मिलेगी, इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं है वो। आप देखो भैया, तीनों में जो फेल हुए हैं उनको सबसे पहले खोजो, कौन है ये महान भाव लोग? फेल्ड इन मैथ्स एंड हिंदी एंड 13% आर फेल्ड इन ऑल थ्री। ये 13% लोग जो हैं ये इस महासभा के टॉपर्स हैं। 13 लोग, तीनों फेल हो गए। जैसे होता नहीं, मैंने सुना है जेल में जब लोग जाते हैं, मेरा एक फ्रेंड था तो उसके जो कजिन थे ना वो जेल में थे, गुंडे थे बहुत बड़े, तो बताता था उनके बारे में कि जब जेल जाते हैं तो उनका बड़ा जलवा होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े गुंडे हैं। तो वहां जेल में पूछते हैं कि क्या करके आए हो तुम? बोला मर्डर करके आए। तो उनकी बहुत इज्जत है ठीक है क्योंकि उनके क्राइटेरिया डिफरेंट है, उनके क्राइटेरिया अलग है भैया। बाहर तुम उनको सबसे खराब आदमी मानते हो, अंदर जो लोग मौजूद हैं, जहां सब क्रिमिनल मौजूद हैं, उन क्रिमिनल्स में वो टॉप मोस्ट अचीवमेंट है उसका, भैया किसी को मार के आया है। तो ऐसे ही जो फेलर्स की जो सभा हो रही है उसमें ये लोग सबसे महान प्राणी है, तीनों में फेल है। वाह 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 वाह। अब मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले कुल लोग 25% हैं ये, तो ये 12 होगा फिर, क्योंकि टोटल 25 है ना, 13 12 25, तो ये 12 होगा। 15 इंग्लिश और हिंदी में फेल हो गए हैं तो 2 है ये, क्योंकि 13 2 15 हो गए। फिर 22 मैथ और हिंदी में है, 22 तो 13 9 22 हो गया ये, ठीक है। अब देखो 25 और 9 34 हुआ, तो ये कितना हो गया? 6। ये क्या है? 13 12 25 तो 27 हुआ, तो ये क्या है? 23। 13 2 15 9 24 हो गया, तो ये कितना हो गया? 6। अब अगर आपको निकालना है इसका टोटल क्या है, तो जितने भी नंबर लिखे हैं उसको जोड़ दो, सब जोड़ दो, तुम्हें इसका टोटल मिल जाएगा। करो जरा, आप कहोगे 12 6 18 23 41, 41 और 22 कितना हो गया? 63। 63 और 2 65 और 6 71, तो आप कहोगे इसका जो टोटल आया वो 71 आया। तो चूंकि परसेंटेज में सारा कुछ चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 71% लोग कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं, और 71% अगर कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं, तो जो यहां पर नहीं है वो 29% लोग हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 29%। ठीक है, फिर 5 सेकंड में नहीं होगा, टाइमर लगाए बैठा है लड़का कह रहा 5 सेकंड में नहीं होगा तुम लोग लेकिन हो बड़े अच्छे, मासूम लोग हो, काफी बड़े हो गए हो, लेकिन मासूमियत गई नहीं है तुम्हारी अभी। अच्छी बात है, बना के रखो ठीक। ये मोनिका क्यों डरा रही है हम लोगों को यार? क्यों डरा रही हो तुम हमें? देखो इसको हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते थे, करोगे? फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, फॉर्मूला वाला। ठीक है, पूरा फॉर्मूला वाला है, स्टैंडर्ड सवाल। 40 + 50 + 30 - 25 - 15 - 22 + 13, तो ठोक दो फॉर्मूला यहां पर, क्योंकि वो फॉर्मूला वाला ही स्टैंडर्ड सवाल है। फेल निकालना है तुमको, निकालो फेल। याद है वो फॉर्मूला, वो गंदा वाला फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? Na × B = C = Na + Nb + Nc - Na intersection B and B intersection C minus NC intersection A minus NA intersection B intersection C। ये फॉर्मूला होता है? नहीं, यहाँ प्लस होता है, राइट। आप कहोगे ये वैल्यू दी थी 40, वो वैल्यू थी 50,
एक वैल्यू थी 30, एक वैल्यू थी तुम्हारी 12 13 25, एक वैल्यू थी तुम्हारी ये 13 2 15, एक वैल्यू थी तुम्हारी 22 और ये वैल्यू थी तुम्हारी 13। देखो 5 4 9 3 12 120 40 62, 13 जोड़ो 133 माइनस 62 कितना आया 71। तो ये वो लोग हो गए जो तीनों में फेल हैं 71। तो 29% जो लोग हैं वो पास हैं। ओके हो गया 29%। तो आज मैं बच्चों आपको यहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप कहोगे क्यों? ये सवाल कल करेंगे यार, थोड़ा तबीयत भी ढीली है, पर यह था कि पढ़ाना है। इट्स बेटर टू टीच फॉर 1 आवर देन टेकिंग ए ब्रेक, ठीक है। बिकॉज इससे क्या होता है ना, मोमेंटम नहीं जाता है, ठीक है। तो दवाई खाई और आ गया, आपका पढ़ाएंगे, गड्ढा ही पढ़ाएंगे जाके, लेकिन पढ़ाएंगे। तो मोमेंटम नहीं जाना चाहिए। बट एक क्लास और लेनी है तो ऊर्जा बचाएंगे, ठीक है। हाँ 15 मिनट ही कम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कम थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट। ठीक, ठीक है। सो अब जाओ, ये सवाल को ठीक से रिवाइज कर लेना और कल आगे के सवाल करेंगे, एक बार उनको पढ़ के आना अच्छे से। ऐसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा बट पिंटू? आधा घंटा वो जो इंस्टाग्राम पे तुम जाके वो करते हो, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। हाँ सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। चलो जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, थोड़ा वेदर जब चेंज होता है ना तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब ये कहते हैं ना, है ये बचपन से थोड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे वेदर चेंज होता है मुझे ना सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ दैट आई हैव। सबका अपना अपना बॉडी टाइप है, मेरे को थोड़ा सा ये इशू है। तो कोई नहीं, चलो बाय, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो। वो स्टॉकिंग में STO नहीं होता है, STALKING, स्टॉकिंग बोलते हैं इसको। L इसमें साइलेंट होता है और ये एक तरह का गंभीर अपराध है। स्टॉकिंग के लिए आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। इंस्टाग्राम पे नहीं, अगर आप रियल दुनिया में किसी का पीछा कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। बच के रहिए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे और हम आगे पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।